जिस दिन अंबानी जी पैदा हुए होंगे उस दिन साथ में और बहुत सारे लड़के पैदा हुए होंगे, जी जी सेम टाइम पे हुए होंगे। जी हुए होंगे। तो क्यों एक अंबानी बन गया बाकी सब नहीं बन पाए? फिर आपकी बात से अगर मैं सहमत हूँ कि कहूँ, भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में अब जिस दिन अंबानी जी पैदा हुए होंगे उस दिन साथ में और बहुत सारे लड़के पैदा हुए होंगे, जी जी सेम टाइम पे हुए होंगे, जी हुए होंगे। सेम ग्रह नक्षत्र सब रहा होगा, उस समय भी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ लड़के पैदा हुए होंगे। तो क्यों एक अंबानी बन गया बाकी सब नहीं बन पाए? देखिए, समझने की बात यह है कि अंबानी साहब जब पैदा हुए तो उनका एक हॉरोस्कोप बना, हम्म। लेकिन उनके साथ में अगर 5 सेकंड के बाद भी कोई दूसरा बच्चा पैदा हुआ होगा हम्म। तो वो हॉरोस्कोप सेम नहीं होगा। अब आप विस्मित हो सकते हैं, सोचते हैं नहीं हॉरोस्कोप तो बराबर होगा क्योंकि जो लग्न है वो सेम रहा होगा। लेकिन इसके अंदर आते हैं डिविजनल चार्ट्स, यानी कि लगन के साथ-साथ उसके डिविजनल चार्ट्स होते हैं जो कि हर सेकंड के बाद, 25 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद चेंज होते हैं। तो वो जो है आपका पूरा का पूरा एक यूनिक सेट बनता है, यानी कि आप देखने की चेष्टा कीजिए कि आपका एक चार्ट हुआ हम्म। और वैदिक ज्योतिष के अंदर तो षोडश वर्ग यानी कि 16 चार्ट्स देखने की प्रथा है। तो अंबानी के साथ में कोई भी पैदा हुआ हो, उसका जो षोडश वर्ग है वो एक जैसे नहीं होंगे, अलग-अलग होंगे। बट हो सकता है उस सेकंड में कोई पैदा हुआ हो। उस सेकंड में पैदा हो ही नहीं सकता। आप अगर भारत का जो जनसंख्या का कैलेंडर उठा के देखिए, तो हर 3 सेकंड के बाद एक बच्चा पैदा होता है या 4 सेकंड के बाद जो जो जनसंख्या काउंट है, वो चेंज होता है। और उसके बाद एक समझने की बात और है कि अगर उसी क्षण भी हुआ है, तो वो उस जगह पर नहीं हुआ। वो बॉम्बे में मान लीजिए पैदा हुए हैं, तो दूसरा बड़ौदा में पैदा हुआ होगा। वहाँ पर जो लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो चेंज हो जाता है। ग्रहों की पोज़ीशन उस व्यक्ति के लिए उस क्षण के अंदर भी बदल जाती है। इसीलिए जगह का भी महत्व होता है जब हम हॉरोस्कोप को कास्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम ये है, तो आपसे पूछा जाता है आप पैदा कहाँ हुए हैं? तो आप बताते हैं कि मैं यूपी में यहाँ हुआ हूँ, और यूपी के अंदर भी 10-20 किलोमीटर के अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं। तो एक क्षण के अंदर बच्चे अगर पैदा भी हों, तब भी प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से चेंज चार्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में भी कई तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा वो चाइनीज मंकी वाला करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर से, जैसे एक तो आम तरीका है जिसमें आप पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है, उम्र क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप प्लेस कहाँ पर, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि आपकी तस्वीरें देखकर हम बता लेते हैं, आपको देखकर हमने मन में कुछ सोचा, एक कार्ड उठा दिया। कुछ चाइनीज मंकी वाले होते हैं। तो ये सब एक होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग में क्या कैलकुलेशन एक होती है, और कौन से ज़्यादा सही है, कौन ज़्यादा खराब है? अब खराब और सही के बारे में तो टिप्पणी एक्यूरेसी करना तो होगी ना सर? बड़ा है मुश्किल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो सनातनी वैदिक ज्योतिष करता हूँ। वो हॉरोस्कोप बेस्ड होती है, और हॉरोस्कोप जो है वो आपके पिछले जन्मों का एक प्रतिबिंब होता है। उसके माध्यम से आपके इस जन्म और आने वाले जन्मों की गणना होती है। हम्म। तो उसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होता है। और बाकी जितने भी विधाएँ होती हैं, वो चाइनीज़ हो हम्म। या टैरो हो, वो सारी आर्ट है, हम्म। साइंस नहीं है। साइंस एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। ओके। जी। अच्छा, एक चीज़ मेरे मन में और आता है, फिर से पहले मैं टेक्निकल क्वेश्चंस में जाऊं, एक जिज्ञासु बच्चे की तरह चीज़ मैं पूछूंगा। जब मैं अपनी कुंडली देखता हूं तो उसमें शुरुआत में आता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में अच्छा करेंगे, क्रिएटिव क्षेत्र में अच्छा करेंगे। जो आज मैं कर रहा हूं वो दिशा बन रही है। तो क्या ये पहले से डिसाइडेड था, उस हिसाब से मेरे कर्म होते चले गए, या मेरे कर्म जो मैं किया उसकी वजह से मेरा भविष्य तय होता जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अ, आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उससे पहले आपकी कुंडली के अंदर क्या करने का योग है हम्म। या क्या कमाने का योग है। धन योग भी कमाने का एक तरीका होता है, या लक्ष्मी हम्म। योग की गणना होती है कि वो कितना बलिष्ठ है। अगर हम एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो लक्ष्मी योग या धन योग है वो इतना बलिष्ठ है, तो उसके आधार पे आपको बताते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए ताकि आप जो है उसको अचीव कर पाएँ। बहुत बार लक्ष्मी योग तो कुंडली के अंदर होता है, हम्म। लेकिन जो जो एक एक डायरेक्शन होता है बच्चे का, वो उसको फॉलो नहीं कर पाता और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि उस लक्ष्मी योग को पाने के लिए वो जो कुंडली का डायरेक्शन होता है उसको फॉलो करके उसको एक बार मतलब अचीव कर ही लेते हैं। अच्छा, एक सवाल आम इंसान
अक्सर पूछता हूं, और ये मेरे मन में भी आता है, कि जब हम लोग गरीब होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हम कई सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। जैसे जैसे जेब में पैसा बढ़ता आता है, आदमी रईस होता आता है, उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल होने लगता है। जब जितने बड़े आदमी से मिलेंगे, वो बिना एस्ट्रोलॉजर से पूछे निकलेगा नहीं, चुनाव फॉर्म भरेगा, एस्ट्रोलॉजर से पूछ भरेगा। तो क्या इसका भी असर है? और अगर एस्ट्रोलॉजर सब कुछ बता लेता, तो फिर उनकी लाइफ में सारी चीज़ सही क्यों नहीं हो रही? मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो दिन भर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते रहते हैं, जी, बट जी, लाइफ में परेशान है, दुखी है। और ऐसे भी लोगों से मिला हूं जो बिल्कुल कंसल्ट नहीं करते, लेकिन मौज में जी रहे हैं। नहीं, बात ये है कि ये एक कहावत है कि जिसके घर में मिट्टी के बर्तन होंगे उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। हम्म। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसको कोई चिंता वाला की बात ही नहीं है। जैसे-जैसे आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी, यानी कि आपका 11वां भाव बलिष्ठ हो जाएगा, आपका 10वां भाव बलिष्ठ हो जाएगा, तो फ़ियर ऑफ लूज़िंग शुरू होना शुरू हो जाता है कि कुछ निकल ना जाए हाथ से, कुछ भाग ना जाए, जो है कम से कम वो तो रहे। ये फ़ियर होना शुरू हो जाता है। तो ये एक आपस में इंटरकनेक्टेड एक साइंस है इसके अंदर। हम्म। तो जैसे-जैसे आप जो हैं लक्ष्मी की तरफ आकर्षित होते हैं, हम्म। वैसे-वैसे राहु जो हैं वो कुंडली के अंदर बलिष्ठ हो जाते हैं, जिसको फ़ियर बोलते हैं। अननोन फ़ियर कि क्या-क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या जा सकता है। जिसके पास कुछ है नहीं, हम्म। उसके पास लॉस का तो कोई खाना ही नहीं है, तो उसको कोई किसी प्रकार का लॉस का डर भी नहीं होगा। हम्म।